नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12th बोर्ड के लिए जो होम साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, मोस्ट रिव्यू लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आप लोगों को बता दें कि हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते बिना देर के हुए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर एक कहता है स्तनपान क्या जरूरी है? स्तनपान क्यों जरूरी है? स्तनपान जो है जो क्यों जरूरी है? स्तनपान क्यों जरूरी है? उत्तर में देखिए, शिशुओं के लिए निम्नलिखित कारणों के निम्नलिखित कारण माँ का स्तनधारी जरूरी है। निम्नलिखित कारण माँ का स्तनधारी जरूरी है। जैसे एक में माँ के दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। माँ का जो दूध होता है उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होता है, इसलिए। दूसरा में माँ का दूध शुद्ध, स्वच्छ तथा प्रतिद्रव्यता होने के साथ साथ रोगाणु की प्रतिकारिता होते हैं। माँ का दूध जो होता है शुद्ध, स्वच्छ और रोगों के प्रतिकारक भी होते हैं, इसीलिए स्तनपान जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्ण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। पूर्ण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर में पूर्ण पोषक तत्व शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन। पूर्ण पोषक तत्व जो है शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक है, जैसे में कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसे याद कर लीजिएगा, कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, ये कौन पोषक तत्व है? पूर्ण पोषक तत्व है। और वहीं पर पूछेगा सूक्ष्म पोषक तत्व, तो सूक्ष्म पोषक तत्व में दीजिएगा शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व क्या कहलाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। आप शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व पूर्ण पोषक तत्व, शरीर द्वारा छोटी मात्रा में उपस्थित पोषक तत्व क्या कहता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। इसका जो उदाहरण है, जैसे में विटामिन, क्या हो जाएगा? विटामिन, खनिज, लवण, ये सब तीनों जो है ये कौन सा पोषक तत्व है? तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? गिफ्ट चिल्ड्रन। तो उत्तर में देखिए, इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सर्वोत्तम होते हैं। इन बालकों की जो बौद्धिक क्षमता है वो सर्वोत्तम होता है, यानी कि अधिक होता है। ये बालक देश तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बालक जो है प्रतिभाशाली, ये देश के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये विशिष्ट बालक होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये विशिष्ट बालक होते हैं। परंतु सामान्य बालकों से पृथक आवश्यकताएं रखते हैं। इन बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता है। इन बालकों का जो सामान्य बालकों के साथ संयोजन नहीं हो पाता है। कहता है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहाँ पाया जाता है? तो इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सर्वोत्तम होती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सर्वोत्तम होते हैं। बालक देश के सभी समाज कोने में पाए जाते हैं या सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये विशिष्ट बालक होते हैं। इन बालकों का संयोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? तो इसका देख लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? इस प्रकार के बालक में
सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। इस प्रकार का जो बालक होता है इसमें सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। कैसा विकास पाया जाता है? तो सीमित विकास पाया जाता है मंदबुद्धि बालक में। यह बालक प्रशिक्षण द्वारा पूर्णतः ठीक नहीं किया जाता है। मंदबुद्धि बालक जो होता है इसे प्रशिक्षण द्वारा पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है। इनका विशेष रूप से बनाए गए मंदबुद्धि विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। माने इनके लिए विशेष रूप से जो मंदबुद्धि विद्यालय का बनाया जाता है उसी में शिक्षा देना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तथा विशेष कार्यक्रमों का किया जा सकता है। प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशेष कार्यक्रमों का किया जा सकता है। सामान्य बालक के विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं खोलकर भी इनको शिक्षित किया जा सकता है। माने कहने का मतलब है कि मंदबुद्धि बालक को अलग से स्कूल बनाकर रखकर उसे एक शिक्षा दिया जाए, न कि उसमें बुद्धिजनक बालक के साथ। इसे लिख दीजिएगा दोस्तों। तो पूरा 5 में 5 नंबर आप लोगों को दे ही देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मंदबुद्धि बालक की क्या आवश्यकता है। माने मंदबुद्धि बालक के लिए क्या सब आवश्यकता है। तो मंदबुद्धि बालक के लिए क्या सब आवश्यकता है, तो क्या कहता है उत्तर में देखिए, मंदबुद्धि बालक के लिए निम्नलिखित आवश्यकता है। तो 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। मंदबुद्धि बालक के लिए निम्नलिखित चीज आवश्यकता है। देखिए, इनकी शिक्षा विशेष मंदबुद्धि विद्यालय में कराई जाती है। इनकी शिक्षा क्या करा जाती है, विशेष मंदबुद्धि विद्यालय में कराई जाती है। दूसरा पॉइंट दीजिएगा, इनकी शिक्षा का प्रबंध सामान्य स्कूल में होती है। इसका शिक्षा का प्रबंध सामान्य स्कूल में भी होती है। तीसरा पॉइंट दीजिएगा, इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाता है। ये तीनों पॉइंट अगर लिख दीजिएगा तो 3 नंबर का रहता है 3 नंबर, अब 5 नंबर का रहता है 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता क्या है। प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राकृतिक एवं जन्मजात रोग क्षमता क्या है। मैंने कह रहा कि प्राकृतिक और जन्मजात जो रोग क्षमता है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। प्राकृतिक रोधक क्षमता को प्राकृतिक रोग मैंने प्राकृतिक रोध क्षमता को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्राकृतिक रोधक क्षमता को प्राकृतिक रोधक क्षमता को प्राकृतिक रोधक क्षमता को प्राकृतिक रोधक क्षमता को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। जिसे यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाले विरोधक तत्व के कारण होते हैं। यह क्षमता किसके कारण होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विरोधक तत्व के कारण होते हैं। विरोधक तत्व के कारण होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक तत्व निम्नलिखित प्रकार से होता है। शरीर में जो रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मैं 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि रोगाणु का शरीर में प्रवेश रोकते हैं। माने रोगाणु को जो शरीर में प्रवेश से रोकते हैं। दूसरा दिया हुआ, यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उन्हें संघर्ष करते हैं। माने अगर रोग शरीर में पस जाता है अंदर, तो उसको रोग से लड़ता है या संघर्ष करता है। तीसरा पॉइंट दीजिएगा, रोगाणु को नष्ट कर देता है जिससे वह रोग के बाहर लक्षणों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। रोगाणु को नष्ट कर देते हैं जिससे वह रोगों के बाह्य लक्षणों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। सीधे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को होम साइंस में लड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे ख़त्म हो गया दोस्तों आज के क्लास, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।